हाँ बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वह है सेलों का संयोजन। तो पहले क्वेश्चन ये आता है, सेलों को संयोजित क्यों किया जाता है। सेल क्या होता है? सेल एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें विद्युत ऊर्जा को संचित किया जाता है या जिससे विद्युत धारा प्राप्त की जाती है। तो क्या है बेटा, जैसे एक सेल मान के चले, एक ये कोई बैटरी है, एक सेल है ये, और यहां पर कोई ये दूसरा सेल भी है। इसका मान लेते हैं, जो इससे धारा प्राप्त हो जाती है वो हो जाती है 5 एम्पियर, और इससे धारा प्राप्त हो जाती है 5 एम्पियर। इन दो अलग अलग सेल लिए और जिनसे 5-5 एम्पियर धारा प्राप्त होती है, और हमें 10 एम्पियर धारा की आवश्यकता है। कितने एम्पियर की आवश्यकता है? 10 एम्पियर की। तो क्या करना पड़ेगा? दोनों सेलों को संयोजित करना पड़ेगा। तो निष्कर्ष यह है कि सेलों को संयोजित क्यों किया जाता है? जब किसी एक सेल से पर्याप्त मान की धारा प्राप्त नहीं हो। पॉइंट क्या बनता है बेटा? जब किसी एक सेल से पर्याप्त मान की धारा प्राप्त नहीं हो तो 2 या 2 से अधिक सेलों को संयोजित किया जाता है। क्या करते हैं उस समय पे? 2 या 2 से अधिक सेलों को संयोजित करते हैं। अब पर्याप्त मान की धारा अधिक भी हो सकती है और पर्याप्त मान की धारा कम भी हो सकती है। जब किसी एक सेल से पर्याप्त मान की धारा प्राप्त ना हो तो 2 या 2 से अधिक सेलों को हमेशा संयोजित करते हैं। ये तो हो गया सेलों के संयोजन में। अब सेलों के संयोजन में एक बात आती है, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेल को प्रदर्शित कैसे किया जाता है। तो देखो क्या होता है, जो सेल होता है, सेल से अपन, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर पहले बताऊं। ये एक सेल लेके चला और सेल में अंदर एक विद्युत अपघट्य भरा रहता है। यहां एक डॉट के द्वारा कार्बन छड़ लगी होती है। ये प्लस का कार्य करता है, ये किसका कार्य करता है? माइनस का। इस जगह पर जो विद्युत वाहक बल है, या इस जगह पर जो विभव है, उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर जो वोल्टेज है वो तो ई हो गया। अब यहां जो अंदर विद्युत अपघट्य है ये भी तो सेल में ही प्रेजेंट है, और इस अंदर विद्युत अपघट्य के कारण एक प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जिसे कौन सा प्रतिरोध कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध कहते हैं बेटा? आंतरिक प्रतिरोध। यानी कि एट द सेम टाइम जब सेल को रिप्रेजेंट करें तो सेल में 2 चीज पाई गई, एक तो विद्युत वाहक बल पाया गया और एक क्या पाया गया? आंतरिक प्रतिरोध। एक तो विद्युत वाहक बल मिला और एक क्या मिला इसमें? आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल को रिप्रेजेंट कैसे करना चाहिए? ये तो जो सिंबल होता है ये किसका होता है? ईएमएफ का, वोल्टेज का सिंबल होता है या विद्युत वाहक बल का सिंबल होता है। तो ये तो विद्युत वाहक बल को रिप्रेजेंट कर देगा। इसी के साथ साथ आंतरिक प्रतिरोध भी प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो यह प्रतीक किसका बन जाता है अपने पास बेटा? सेल का। एक सेल को रिप्रेजेंट किया जाए तो सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक तो उसके ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेंगे और एक उसके आंतरिक प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेल का एक प्रतीक बना के चलें, सेल का प्रतीक बना के चलें तो यह क्या बनता है? सेल का प्रतीक। ठीक है, क्योंकि हम जब सेलों का संयोजन करेंगे तो वहां ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक जो हमने सेल को प्रदर्शित किया, बैटरी को प्रदर्शित किया, वो केवल आंतरिक प्रतिरोध को नहीं दर्शाया, केवल इतना इतना प्रदर्शित किया है। लेकिन अब हमें आंतरिक प्रतिरोध भी दर्शाना पड़ेगा जब हम किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो यह हो गया सेलों का प्रदर्शन। ये क्या हो गया बेटा? सेलों का प्रदर्शन या सेलों का प्रतीक। तो 2 बातें मैंने यहां पर आपको पहले बताई हैं। पहले सेल को प्रदर्शित कैसे किया जाता है? विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध के द्वारा। और सेलों को संयोजित क्यों किया जाता है? क्योंकि जब किसी एक सेल से पर्याप्त मान की धारा प्राप्त नहीं हो रही हो, क्योंकि जब किसी एक सेल से पर्याप्त मान की धारा प्राप्त नहीं हो रही हो तो 2 या 2 से अधिक सेलों को एक साथ संयोजित कर दिया जाता है। ठीक है। और सेलों को जो संयोजित किया जाता है, सेलों का संयोजन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है
समांतर क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, तो दो प्रकार का संयोजन हम यहां पढ़ेंगे, एक तो हो गया श्रेणी क्रम संयोजन और एक हो गया समांतर क्रम संयोजन। अब हम यहां पर श्रेणी क्रम संयोजन की बात करेंगे। कौन से संयोजन की बात करेंगे बेटा? श्रेणी क्रम संयोजन की। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स। क्या करेंगे बेटा? देखो, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में आपको बता रखा है, श्रेणी क्रम संयोजन में और समांतर क्रम संयोजन में आपको बता रखा है क्या होता है कि जब प्रथम के अंतिम सिरे को द्वितीय के प्रारंभिक सिरे से, प्रथम के अंतिम सिरे को द्वितीय के प्रारंभिक सिरे से संयोजित कर दिया जाए तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और जब प्रत्येक के प्रथम सिरे को एक साथ और द्वितीय सिरे को एक साथ संयोजित कर दिया जाए तो उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। हम यहां कौन से संयोजन की बात कर रहे हैं? श्रेणी क्रम संयोजन की। तो प्रत्येक सेल में, अब यहां प्रथम और द्वितीय सिरा कहने के बजाय हम उसका धनात्मक और ऋणात्मक टर्मिनल या सिरा कह सकते हैं। जब प्रथम सेल के ऋणात्मक सिरे को द्वितीय सेल के धनात्मक सिरे के साथ संयोजित कर दिया जाए, प्रथम सेल के कौन से सिरे को? ऋणात्मक सिरे को, द्वितीय सेल के कौन से सिरे के साथ? धनात्मक सिरे के साथ संयोजित कर दिया जाए तो उस संयोजन को सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। कौन सा संयोजन कहेंगे बेटा? श्रेणी क्रम। जैसे चित्र में यहां दर्शा रहा हूं, एक सेल लेके चला पहले, ये एक सेल है जिसका विद्युत वाहकबल है बेटा E1 और आंतरिक प्रतिरोध कितना है? R1। ये एक सेल ले लिया, इसको मिड पॉइंट M पर किसी दूसरे सेल से संयोजित कर दिया जिसका विद्युत वाहकबल क्या है? E2 और आंतरिक प्रतिरोध कितना है? R2। ठीक है, ये A पॉइंट ले लेते हैं और ये B पॉइंट ले लेते हैं। A और B के मध्य में दो सेल जोड़े जिनमें विद्युत वाहकबल क्रम से कितने कितने? E1 और E2। दोनों अलग अलग विद्युत वाहकबलों के सेल हैं और आंतरिक प्रतिरोध भी कैसे हैं? अलग अलग हैं, R1 और R2। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया और इनको मैं किसी बाह्य प्रतिरोध के साथ जोड़ देता हूं। कोई बाह्य प्रतिरोध ले लेते हैं, यह एक हमने बाह्य प्रतिरोध लेके चले जिसको मैं क्या मान लेता हूं? कैपिटल R। क्या मान लेता हूं? कैपिटल R, यानी कि एज ए लोड रेजिस्टेंस की जगह हम काम में ले सकते हैं, लोड प्रतिरोध की जगह काम में ले सकते हैं कि भाई एक तरह से हम किसी जगह पे परिणामी धारा का मान देख रहे हैं, उसके लिए हमने एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया R। तो सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन ये हो गया। अब ये कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले डेफिनेशन लिखी जाए सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन की। जब प्रथम सेल के कौन सा सिरा है? ये ऋणात्मक सिरा। जब प्रथम सेल के ऋणात्मक सिरे को मैं लिख देता हूं, इस पे ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस और ये क्या है? प्लस है। जब प्रथम सेल के ऋणात्मक सिरे को द्वितीय सेल के धनात्मक सिरे के साथ संयोजित कर दिया जाए, या उल्टा लिख सकते थे, द्वितीय सेल के धनात्मक सिरे को प्रथम सेल के ऋणात्मक सिरे से साथ संयोजित कर दिया जाए। इस सेल को इधर ले दो या इस सेल को इधर ले दो, वो किधर भी लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। जब प्रथम सेल के ऋणात्मक सिरे को द्वितीय सेल के धनात्मक सिरे के साथ संयोजित कर दिया जाए तो बनने वाले संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस चित्र के बारे में लिखें। चित्र में दो सेल E1 और E2 को, कौन कौन से सेल है बेटा? E1 और E2। वो चित्र में दो सेल जिनके विद्युत वाहकबल E1 और E2 और आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 हैं। चित्र में दो सेल जिनके विद्युत वाहकबल E1 और E2 और आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 हैं को बिंदु M पर एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। को बिंदु M पर एक दूसरे के साथ कौन से क्रम में बेटा? श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। ठीक है, दोनों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। कैपिटल R प्रतिरोध के साथ लिख सकते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। तब श्रेणी क्रम संयोजन में प्राप्त धारा का मान तो कैसा होता है बेटा? एक समान। प्राप्त धारा का मान कैसा रहेगा? एक समान। और दोनों सेलों की टर्मिनल वोल्टताएं कैसे प्राप्त होंगी? अलग अलग। तो अब यदि यहां I धारा प्रवाहित हो रही है, R प्रतिरोध है, तो यहां पर B बराबर क्या हो जाता है? I R।
बी बराबर क्या हो जाता है आई आर। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या हो जाएगा, प्राप्त धारा का मान तो क्या होगा अलग अलग, और विभवांतर या टर्मिनल वोल्टता का मान कैसे प्राप्त होगा अलग अलग। तो अब सीधा सा एक निष्कर्ष बोल दू कैसे लिखा जाएगा, जब प्रथम सेल के ऋणात्मक सिरे को द्वितीय सेल के धनात्मक सिरे के साथ संयोजित कर दिया जाए तो बनने वाले संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। चित्र में दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 हैं को एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में सेलों से प्राप्त धारा का मान समान और विभवांतर या टर्मिनल वोल्टता का मान अलग अलग प्राप्त होता है। अतः प्रथम सेल से या प्रथम सेल की टर्मिनल वोल्टता, प्रथम सेल की टर्मिनल वोल्टता कितनी प्राप्त होगी बेटा, इसको मैं V1 कह देता हूं। टर्मिनल वोल्टता का सूत्र क्या होता है, B बराबर E माइनस आई आर। तो प्रथम सेल के लिए टर्मिनल वोल्टता V1, प्रथम सेल का विद्युत वाहक बल क्या है E1, प्रवाहित धारा I का मान कैसा आ रहा है एक समान, और आंतरिक प्रतिरोध क्या है R1। ठीक बेटा, जैसे प्रथम सेल की निकाली इसी तरीके से किसकी निकाल देते हैं, द्वितीय की। तो द्वितीय सेल की टर्मिनल वोल्टता, इसको क्या कह देता हूं मैं V2, इसका विद्युत वाहक बल क्या है E2 माइनस प्रवाहित धारा समान और आंतरिक प्रतिरोध क्या है R2। तो दोनों सेलों की अलग अलग टर्मिनल वोल्टता हमने ज्ञात कर ली। पहले सेल की टर्मिनल वोल्टता को क्या कहा है V1 और दूसरे सेल की टर्मिनल वोल्टता को क्या कहा है V2। ठीक बेटा, अब बाह्य प्रतिरोध R पर प्राप्त कुल विभव का मान दोनों वोल्टताओं के योगफल के बराबर आएगा। भाई इससे जो वोल्टेज प्राप्त हुआ, इससे जो वोल्टेज प्राप्त हुआ, टोटल वोल्टेज कहां प्राप्त होगा आर के ऊपर। तो बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध आर के सिरों पर प्राप्त कुल विभव या टर्मिनल वोल्टता, एक ही बात है, प्राप्त कुल टर्मिनल वोल्टता ही लिख देता हूं, टर्मिनल वोल्टता। तो इस जगह पे प्राप्त कुल टर्मिनल वोल्टता B बराबर क्या हो जाएगी बेटा V1 और प्लस में क्या हो जाएगा V2। V1 प्लस क्या हो गया V2। V1 V ओम के नियम से लिख देते हैं, ओम के नियम से, ओम के नियम से B बराबर क्या होता है बेटा IR, तथा V1 और V2 के मान लिखने पर ठीक है, ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR हो गया, और V1 और V2 दोनों के मान यहां लिख दिए जाएं तो B की जगह पर क्या हो जाएगा बेटा IR बराबर V1 का मान क्या आ रहा है E1 माइनस I R1, V2 का मान क्या आ रहा है E2 माइनस I R2। ठीक बेटा, अब हमें करना क्या है, हमें प्राप्त धारा का मान निकालना है कि धारा कितनी प्राप्त होती है। तो धारा का मान निकालना, धारा इधर I है, इधर I है और इधर भी I है। तो धारा का मान निकालने के लिए I वाले भाग को एक तरफ कर दो और बचोगा जो भी है उसको एक तरफ कर दो। तो इस वाले भाग का और इस वाले भाग का, इन दोनों पदों का पक्षांतर करके इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा IR प्लस, ये इधर माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा IR1 प्लस IR2 और बराबर इधर क्या बच जाएगा E1 प्लस E2। देखो इधर से क्या कॉमन आ चुका है I, तो कोष्टक में क्या बच गया R1 प्लस R1 प्लस R2। ओ सॉरी R1 नहीं है, R है, R प्लस R1 प्लस R2। ये जो R है ये क्या है परिपथ का बाह्य प्रतिरोध, R1 क्या है प्रथम सेल का आंतरिक प्रतिरोध, R2 क्या है द्वितीय सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और इसका मान किसके बराबर आ गया E1 प्लस E2 के। मुझे किसका मान निकालना है बेटा I का, तो क्या हो जाएगा ये E1 प्लस E2 बटे R प्लस R1 प्लस R2। ठीक है, अब मैं इसको मेरे हिसाब से थोड़ा सा लिख देता हूं, I बराबर क्या हो गया, देखो इसको मैं लिख देता हूं बेटा E0 बटे
आर प्लस आर जीरो। क्या लिख दिया? E0 बटे आर प्लस आर जीरो। अब ये जो देखो E0 लिखा गया किसकी जगह पे लिखा गया? E1 प्लस E2 की पे। E0 लिखा गया ये किसके स्थान पे लिखा गया है? E1 प्लस E2 के स्थान पे। और E1 प्लस E2 क्या है? प्रथम सेल के विद्युत वाहकबल और द्वितीय सेल के विद्युत वाहकबल का योग। और सेल कितने संयोजित किए हैं हमने? 2। तो इसका तात्पर्य क्या हो गया? संयोजन में लगे सेलों के विद्युत वाहकबलों का योगफल क्या आ जाएगा? E0 आ जाएगा। और नीचे मैंने R0 किसके स्थान पे लिखा है? R1 प्लस R2 के स्थान पे। R1 क्या है? प्रथम सेल का आंतरिक प्रतिरोध और R2 क्या है? द्वितीय सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो R0 क्या है? संयोजन में लगे सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों का योगफल। तो मैं लिख देता हूं, जहां ये जो लिखा गया है इसमें E0 बराबर क्या हो रहा है बेटा? E1 प्लस E2। और ये क्या हो रहा है? संयोजन में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग। संयोजन में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग। और दूसरा मैं कह के चलूं R0 बराबर क्या हो गया बेटा? R1 प्लस R2। R0 बराबर क्या हो गया? R1 प्लस R2। और यह क्या है बेटा? संयोजन में लगे सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों का योग। ठीक बेटा, इस प्रकार से सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन प्राप्त होता है। यानी आपको बताया सबसे पहले सेल को संयोजित क्यों करते हैं? क्योंकि जब किसी एक सेल से पर्याप्त मान की धारा प्राप्त नहीं होती है। जब किसी एक सेल से पर्याप्त मान की धारा प्राप्त नहीं होती है तो सेलों को संयोजित करना पड़ता है, सेलों को संयोजित किया जाता है। ठीक है। दूसरी अवस्था में सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सेल के विद्युत वाहकबल को और सेल के आंतरिक प्रतिरोध को एक साथ प्रदर्शित किया जाता है। समथिंग इस प्रकार से, केवल मैं ये एक भाग मान के चलूं, ये विद्युत वाहकबल हो गया, ये क्या हो गया? आंतरिक प्रतिरोध। यहां मैं श्रेणी क्रम संयोजन की बात कर रहा हूं। और श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? पहले कोई भी संयोजन करें, चाहे वो प्रतिरोध का हो, चाहे वो सेलों का हो, चाहे वो संधारित्र का हो, ठीक है, जब प्रथम के द्वितीय सिरे को दूसरे के प्रथम सिरे के साथ संयोजित कर दिया जाए, या प्रथम के अंतिम सिरे को दूसरे के प्रथम सिरे के साथ संयोजित कर दिया जाए, तो उसे कौन सा संयोजन कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो यहां प्रथम सेल के ऋणात्मक सिरे को, क्योंकि सिरों का नाम निश्चित है, एक का धनात्मक और एक का क्या है? ऋणात्मक है। ऋणात्मक सिरे को द्वितीय सेल के धनात्मक सिरे के साथ संयोजित कर दिया जाए तो उसे कौन सा संयोजन कहेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। चित्र में दो सेल जिनके विद्युत वाहकबल क्रम से क्या है? E1 और E2 और आंतरिक प्रतिरोध क्रम से क्या है? R1 और R2 को बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। ठीक बेटा, श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया। तो श्रेणी क्रम संयोजन की खासियत क्या होती है? इसमें प्रवाहित धारा का मान तो कैसा आता है? एक समान। और सेलों की जो टर्मिनल वोल्टता है वो कैसे प्राप्त होती है? अलग अलग। तो प्रथम सेल की टर्मिनल वोल्टता ले ली, B बराबर क्या होता है? E माइनस IR। तो प्रथम सेल के लिए क्या लिख दिया? B1। विद्युत वाहकबल क्या है? E1। और माइनस I की जगह पर I रहेगा क्योंकि धारा का मान परिवर्तित नहीं होता है। और आंतरिक प्रतिरोध क्या हो गया? R1। ऐसे ही द्वितीय सेल की टर्मिनल वोल्टता निकाल दी तो B2 बराबर क्या हो गया? E2 माइनस I R2। ठीक बेटा, अब जो बाह्य प्रतिरोध R है, इस R के प्रवाहित धारा कितनी हो रही है? I। जो R बाह्य प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, परिपथ का प्रतिरोध है, उसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? I मान की धारा प्रवाहित हो रही है। तो ओम के नियम से प्राप्त जो मान रहेगा B का, वो तो क्या रहेगा? IR रहेगा। यानी इस जगह पे बाह्य प्रतिरोध पे कुल विभव कितना आ जाएगा? IR। और ये कुल विभव किसके बराबर होगा? पहले सेल के टर्मिनल वोल्टता के और दूसरे सेल के टर्मिनल वोल्टता के योगफल के बराबर। तो क्या लाइन लिख दिया? बाह्य प्रतिरोध R के सिरों पर प्राप्त टर्मिनल वोल्टता का मान क्या रहेगा? दोनों के योगफल के बराबर। और ओम के नियम से B बराबर क्या हो गया? IR। और B1 और B2 के मान लिख दिए तो IR बराबर E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2।
मुझे आई का मान निकालना, तो आई वाले पक्ष को टोटल पक्षांतरण करके एक साइड में रख दिया और बचा हुआ भाग एक साइड में रख दिया। क्या कॉमन आ गया, यहां से आई आ गया तो आई का मान आ गया ये। इस पूरे में देखो क्या हो रहा है, E1 प्लस E2 क्या है, संयोजन में लगे सेलों, दो ही सेल जोड़ रहा हूं तो E1 प्लस E2 आ रहा है। तीन सेल जोड़ता तो E1 प्लस E2 प्लस E3 हो जाता। ठीक है, संयोजन में लगे सेलों का जो विद्युत वाहक वाला आ रहा है उनका योगफल है। ऐसे R1 प्लस R2 क्या हो रहा है, संयोजन में लगे सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों का योगफल। तो इसको मैंने लिख दिया E0, नीचे वाले को क्या लिख दिया R0, जहां नीचे बता दी गई E0 किसके स्थान पर लिखा गया है और R0 किसके स्थान पर लिखा गया है। ठीक बेटा, कुछ भैयाओं ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे क्या कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाएगा तो तुमको पता चल जाएगा। देख लें इसको और रफ कॉपी में उतार के एक बार दोबारा से सही से चेक कर लें।